दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आज है 12 जनवरी 2022। आज हम लोग द हिंदू में लिखे हुए एडिटोरियल को देखेंगे। एडिटोरियल का नाम है ट्रीटिंग द प्लेनेट वेल कैन एड प्रोग्रेस। इसका मतलब होगा कि अगर हम लोग अपने प्लेनेट को, ग्रह को अच्छे से सदुपयोग करते हैं, ट्रीट करते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारे प्रोग्रेस में हमारी सहायता कर सकते हैं ये। ठीक, इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि एन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी ए सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड आइसोलेशन एनी मोर। एक हमें क्या एकीकृत पर्सपेक्टिव नज़रिया रखना चाहिए। किसके लिए? सामाजिक और पर्यावरण के जो भी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग एकीकृत तरीके से हैंडल करना चाहिए, ना कि आइसोलेट मतलब होता है अलग अलग तरीके से। ये नहीं कि हम सोसाइटी को अलग तरीके से ले जाएं, समाज को और पर्यावरण को अलग तरीके से नहीं देख सकते, दोनों को एक मिलाकर देखते हैं। और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, कॉप के बारे में जानेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ वो जानेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे, नो, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ट्यूटोरियल स्टार्ट से। इसको लिखा है श्री कुमार चट्टोपाध्याय ने। लेट्स स्टार्ट। द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP टाइटल्ड द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन। तो इसका मतलब होगा इसका जो 2020 में UNDP ने SDI अपना रिपोर्ट जारी किया है, उसमें उसका लोगो था, मेन मतलब उद्देश्य था, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास, एंथ्रोपोसेन मतलब जो मानव, जब मानव युग में जो मानव जो भी गतिविधियां करता है ना, उसकी बात की जा रही है। उसका मतलब ये होता है प्रपोज्ड प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम क्या है, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Ever since UNDP took up computation of SDI driven by vision of महबूब उल हक and articulated by अहमद सेन in 1990s। तो जो अब तक क्या होता था कि UNDP जो भी SDI का रिपोर्ट प्रपोज करती थी, वो किस पर होता था, किसके, जो महबूब उल हक और अहमद सेन के नीतियों द्वारा जो होता था, जिसमें क्या होता था, देयर हैव बीन एडजस्टमेंट सच एज इनइक्वलिटीज एडजस्टेड SDI। उसमें क्या था, इनइक्वलिटीज़ किस पर, महिलाओं का एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब चीज़ों का इनइक्वलिटीज़ पर SDI आती थी। लेकिन इसके अलावा अब क्या हुआ है, बिसाइड्स के अलावा देयर वाज कंप्यूटेशन ऑफ सेवरल अदर इंडेक्सेस सच एज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू फ्लैग द इश्यू दैट वारंटेड द अटेंशन ऑफ द पॉलिसी मेकर। लेकिन इसके अलावा क्या क्या होता था, इसमें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता था, जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स भी होता था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब गरीबी इंडेक्स होता था, टू फ्लैग द इश्यू दैट वारंटेड द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसी बनाते थे उसको, मतलब ये इश्यू उजागर होता, फ्लैग मतलब होता है यहाँ पर उजागर होगा, तो उसमें उजागर होता था, तो पॉलिसी मेकर के लिए अटेंशन ध्यान देने योग्य होता था। ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज मतलब मानव जनित जो भी चेंज हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे इसमें। द एनवायरमेंट इज वन सच इश्यू नाउ कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कंपोनेंट टू बी फैक्टर्ड इन द मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। जो अपना वातावरण है, पर्यावरण है, वो क्या है, बहुत एक सच नाउ कंसिडर्ड एसेंशियल कंपोनेंट है, किसका, मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द कंसेप्ट ऑफ प्लेनेटरी बाउंड्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। जो प्लेनेटरी बाउंड्री जो एक बात हो रही है, प्लेनेटरी बाउंड्री जो कंसेप्ट आया है, किसके द्वारा, साइंटिस्ट हैं, जे रॉकस्टॉर्म ऑफ द स्टॉकहोम रेसिलियंस सेंटर इन 2009। ये 2009 में जे रॉकस्टॉर्म ने इसका कंसेप्ट दिया था, किसका, प्लेनेटरी बाउंड्री का। दिस वाज हाईलाइटेड दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चेंज कैन इरिवोकेबली डेटाबलाइज द लॉन्ग टर्म डायनेमिक ऑफ द अर्थ सिस्टम। दिस वाज हाईलाइट दैट जो ह्यूमन मानव जनित जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आया है, वो क्या है, इरिवोकेबली डेटाबलाइज अपरिवर्तनीय रूप से अस्थिर किया जा सकता है। द लॉन्ग टर्म डायनेमिक जो गतिशील आई है, गतिशीलता थी उसमें, देयर बाई डिसरप्टिंग द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लेनेट। जिसके द्वारा क्या होता था, क्या हो रहा है, डिसरप्टिंग मतलब
दिक्कतें आ रही हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लैनेट, जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या जो भी बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोस्फीयर हो गया, माउंटेन्स, जो भी मतलब है, ये सब सब क्या दिक्कत हो रही थी, उनको दिक्कत होने लगी थी। बोथ global and local evidences indicate that biodiversity loss, climate change, land system, land use changes, disruption of biochemical cycles, and scarcity of fresh water availability are threat and increase in vulnerability of the society. इसमें अब ये बात हो रही है कि जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर, लोकल स्तर पर भी इंडिकेट जो भी हुआ है, बायोडाइवर्सिटी में चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज भी हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश हो रही है जब भी मन में आए। सीजन बारिश का कौन सा होता है, फिर उस सीजन में नहीं होती है, ठंडी बढ़ जा रही है, कभी इतनी तगड़ी गर्मी हो जा रही है, उसकी बात हो रही है। लैंड सिस्टम, लैंड यूज चेंज हुआ है। डिस्ट्रप्शन ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स, इसमें भी दिक्कतें आई हैं। स्कैर्सिटी मतलब कमी होता है, अब फ्रेश वाटर की कमी हो गई है। आर थ्रेट, ये सब का भय है किस पर, इन सब का बिगड़ना, इन सब का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, इन सब की में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे क्या है, सोसाइटी के लिए और समाज के लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। द पर्पस ऑफ द द पर्पस ऑफ द द पर्पज ऑफ द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI और PSDI इसको बोलते हैं, इज टू कम्युनिकेट टू द लार्जर सोसाइटी द रिस्क इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन आवर रिसोर्सेज यूज एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। जो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है PSDI का, कि जो भी सोसाइटी में कम्युनिकेट टू द लार्जेस्ट सोसाइटी, जो भी बड़े बड़े देश हैं उनको मतलब कम्युनिकेट करो जो, और उनको उनका अटेंशन लेना है कि भाई देखिए दिक्कत हो रही है किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ मतलब पानी की कमी हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए। और उनको बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट करें। एंड द रिटार्डिंग इफेक्ट दैट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कैन परपेचुएट ऑन डेवलपमेंट ठीक, एंड environmental management or and sorry and the retarding effect that environmental stress can perpetuate on development। जो भी ये इन्वायरमेंटल, ये अगर ये सब की दिक्कतें होंगी, अगर हम लोग एक प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तब ये बोला जा रहा है कि वो क्या करेगा, हमारे डेवलपमेंट पर दिक्कत करेगा और इन्वायरमेंट को तनाव पैदा करेगा। इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज रैंकिंग, जो कंट्री की रैंकिंग आई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके हिसाब से देश किस पर, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद देखते हैं हम लोग। When planetary pressure is adjusted, the world average of SDI in 2019 came down from 0.737 to 0.683। जब 2019 में क्या होगा, 0.737 से कितना होगा, 0.063 हो गया, मतलब एवरेज क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। दिस एडजस्टमेंट हैज़ बीन वर्कड आउट बाय फैक्टरिंग पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इमिशन प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट। जहाँ पर जो ये जो एडजस्टमेंट है वर्कआउट किसके द्वारा किया गया, पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो भी जितना भी इमिशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो, एंड पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाले जितने भी मटेरियल हैं उन सब की बात की जा रही है कि कितना यूज़ कर रहे हैं। द एवरेज पर कैपिटल ग्लोबल CO2 emission production is 4.6 tons and the per capita material footprint is 12.3% टन। अब यहाँ पर है जो कि कितना, जितना लोग मतलब द एवरेज पर कैपिटा ग्लोबल 4.6 टन इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यूज़ कितना लोग कर रहे हैं, सोचिए 12.3% और 12.3 टन मटेरियल लोग यूज़ कर रहे हैं। द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सेवरल कंट्रीज वाज अल्टर्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। ग्लोबल रैंकिंग क्या हो गया, बदल आया, किसी में पॉजिटिव आया है, किसी में नेगेटिव सेंस में आया है, मतलब वैश्विक स्तर पर जो भी हर कंट्रीज का अलग SDI आता है उसमें हिसाब से बोला जा रहा है। विथ एडजस्टमेंट ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर, स्विट्जरलैंड इज द ओनली country in the group of high human development countries
हुज वर्ल्ड रैंक हैज़ नॉट चेंज विद एडजस्टमेंट ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर। स्विट्जरलैंड मात्र एक ऐसा देश है जिसका HDI मतलब PHDI चेंज नहीं हुआ है। ऑल्दो द HDI वैल्यू ऑफ 0.955 हैज़ कम डाउन टू 0.825 आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। हालांकि क्या हुआ, यद्यपि मतलब 0.955 था, किससे घटकर कितना हो गया 0.85। एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। एमंग 66 very high human development countries, 30 countries recorded a fall in the rank value ranging from -1 for Germany and Montenegro to -132 for Luxembourg। देखिए जो, और उसमें से 66 कंट्रीज कैसी हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, और 30 कंट्री रिकॉर्डेड फॉल माइनस में चली गई, जर्मनी है, मॉन्टेग्रो है एंड लग्जमबर्ग। It successfully bring out the nature of planetary pressure generated by the developed countries and indirectly indicates their responsibility in combating the situation। ये जो है कि ये संक्षेप में अगर इसको ये बोला जाए कि ये जो नेचर ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर जनरेटेड जिसके द्वारा ज़्यादा चेंज आ रहा है, किसके द्वारा, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश जो भी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो भी देश है विकसित देश है। हम लोग क्या हैं, डेवलपमेंटल कंट्रीज है, ये डेवलप्ड कंट्री है। एंड इनडायरेक्टली इंडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्बेटिंग द सिचुएशन। और अगर ये लोग जब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, तो क्या होंगे, इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, शो भी कर रहा है कि ये लोग क्या है, इनको सिचुएशन से भी लड़ने के लिए कम्बेट मतलब लड़ने चाहिए, किससे, सिचुएशन से, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इन द केस ऑफ इंडिया PHDI इज 0.626 अगेंस्ट HDI ऑफ 0.645 with an average per capita CO2 emission production and material footprint of 2.0 tons and 4.6 tons रिस्पेक्टिवली। जो अब इंडिया की बात करें जाए, अपने इंडिया की, तो PHDI कितना है 0.62 अगेंस्ट, मतलब PHDI 0.62 है और HDI कितना है 6.0645 है। और जो कार्बन एमिशन की बात हो रही है प्रोडक्शन के दौरान 2.0 टन्स हो रहा है एंड 4.6 टन्स क्या हो रहा है, यूज हो रहा है रिस्पेक्टिवली। इंडिया गेंड इन ग्लोबल रैंकिंग बाय 8 पॉइंट्स, 131st रैंक अंडर HDI एंड 123 थर्ड 123 रैंक अंडर PHDI। जो अब इंडिया, भारत ने 8 रैंक गेन किया है, और इस पर कितना HDI 131 रैंक है और 8 पॉइंट HDI एंड 123 और PHDI पर 123 है। एंड इस पर कैपिटा कार्बन एमिशन प्रोडक्शन एंड मटेरियल फुटप्रिंट आर वेल, अच्छा है इसका, जो भारत का पर कैपिटा कार्बन एमिशन कम है, प्रोडक्शन क्या है और फुटप्रिंट कम है, अच्छी है, मतलब लिया है कि अच्छी की बात हो रही है, वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज से नीचे ही है, अच्छी बात है भारत के लिए ये। चैलेंजेज इन इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, क्या चैलेंजेस है, नेवरथलेस India's natural resources used in far from efficient, environmental problems are growing and the onslaught on nature goes on unabated with little concern about its fallout as evident from a number of ongoing and proposed project। अब यहाँ पर बात हो रही है कि फिर भी India's natural resource use as far efficient, जो इफिशियंट है, जितना भी इंडिया के पास रिसोर्स है उससे यूज फार फ्रॉम मतलब बहुत कम यूज हो रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग, जबकि क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फिर भी ग्रो हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एंड ऑनस्लॉट मतलब होता है हमला ऑन नेचर गोज अनअबेटेड विथ लिटिल कंसर्न अबाउट इट्स फॉलआउट। जो भी हम लोग इस अपने नेचर पर, इंडिया में जो भी मतलब रिसोर्स है उसका क्या है कि हम लोग ज़्यादा यूज तो नहीं कर रहे हैं। इंडिया नेचुरल रिसोर्स इज फार फ्रॉम इफिशियंट, ठीक। ऑनस्लॉट मतलब हम जो भी रिसोर्स है इंडिया में उस पर फार फ्रॉम मतलब उससे भी दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, लेकिन क्या ऑनस्लॉट ऑन नेचर फिर भी हम लोगों पर क्या है,
प्रभाव पड़ रहा है इसका नेचर पर, अनवेटेड विथ लिटिल कंसर्न। और इस फॉलआउट से मतलब इस कमी से हम लोग क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर हमको कंसर्न करना चाहिए। एज एविडेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑनगोइंग एंड प्रपोज प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम इंडिया हैज 27.9% people under the multidimensional poverty index, ranking from 1.10% in Kerala to 52.50% in Bihar। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, इंडिया 1.10% से केरला में है, और 52.50% बिहार में। सोचिए कितनी गरीबी है, कितना डिफरेंस, गैप कितना है केरला में और बिहार में। एंड साइजेबल सेक्शन ऑफ देम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम देयर सस्टेंस। सस्टेंस मतलब होता है, क्या होता है, रुकिए सॉरी याद नहीं आ रहा। सस्टेंस मतलब होता है जीवन के लिए, इनडायरेक्टली सॉरी साइजेबल सेक्शन ऑफ देम डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सस्टेंस। सस्टेंस मतलब जो भी इसका बिहार में चाहे केरला में सभी क्या है, किस पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स पर ही डिपेंड है अपनी जीविका के लिए। केरला हैज़ एन exemplary achievement in human development with an HDI value of 0.775, well above all the India's average। जो केरला है उसका कितना है HDI 0.775 है, और सबसे बढ़िया इंडिया में, इंडिया के एवरेज में सबसे बढ़िया है। हाउएवर ऑन द एनवायरमेंटल फ्रंट देयर आर सेवरल challenges which warrant concrete actions, otherwise the gains of ह्यूमन डेवलपमेंट में नॉट बी सस्टेन्ड। हमें क्या करना चाहिए, सेवरल चेंजेस लाना चाहिए, और बहुत कॉन्क्रीट एक्शंस मतलब बहुत मजबूती से, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो हम क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग स्थिरता नहीं पा सकते हैं। और द ट्विन चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड इन्वायरमेंटल safeguarding that former Prime Minister Indira Gandhi first articulated in her lecture during the Stockholm Conference on the Human Development in 1972। अब ये बोला जा रहा है कि जो ट्विन चैलेंजेस, क्या गरीबी के लिए दो चैलेंजेस, एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी को ख़त्म करना, ये दोनों एक चैलेंज, इन्वायरमेंटल सेफगार्डिंग वातावरण को बचा कर रखना मतलब सेफ करना, दैट क्या है, फार्मर यहाँ पर फार्मर और फार्मर दो होता है, FOR फार्मर मतलब होगा पूर्व, और FAR होगा, अगर MER होगा तो किसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ह्यूमन इन्वायरमेंट में 1972 में एक कॉन्फ्रेंस किया था, स्टिल रिमेन अनअटेंडेड, और अब तक क्या है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 50 ईयर्स है पास्ट, 50 साल बीत भी गए इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हुए। देयर इज लिटिल चेंज इन द सिनेरियो, इनफैक्ट द सिचुएशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स नाउ। बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, और अब सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है। सिंस द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, देयर हैव बीन सेवरल समिट्स एंड initiatives by the United Nations, the latest being adoption of 7 Sustainable Development Goals SDG with a specific target to meet by 2030। ठीक, जो उसके बाद मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो हो गया, ठीक, देयर आर सेवरल, और उसके बाद कुछ सेवरल समिट्स हुए, मतलब कुछ समिट्स हुए, सम्मेलन हुए, जिसमें एक नया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है, कब तक, 2030 तक उसको अचीव करने के लिए। द SDGs हैव एक्वायर्ड हाई प्रायोरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो SDG अपना है, 17 SDG रखे गए हैं, उसमें क्या हो रहा है, प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी किस पर दिया है, इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इट्स इम्पैक्ट ऑन, देखते हैं, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और जो उसका क्या है, सोसाइटी पर प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हैड इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू ऑफ ग्लोबल डेलिब्रेशंस। जो ह्यूमन इंड्यूस मानव जनित जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है ग्लोबल मतलब वैश्विक लेवल पर। द 6th असेसमेंट रिपोर्ट, AR6 बोलते हैं इसको, ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 2021 laid stress on limiting global temperature rise at 1.5 degree Celsius level and strengthening the global response to threat of climate change। जो IPCC एक 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पता चला कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हुई है। और जो क्या हुआ है, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल रिस्पांस टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एफोर्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ये क्या है, किसके लिए, सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज के लिए भी दिक्कत होगी, डर है, खतरा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG 17 रखा गया उसके लिए भी, और जो भी हम लोग प्रयास करते हैं गरीबी को हटाने के लिए, उसके लिए भी खतरा साबित होगा। दिस वॉज रीअफर्म्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 एट ग्लासगो इन 2021। ये हमें पुनः सोचना चाहिए था, किसमें, COP26 में, जो ग्लासगो में हुआ था 2021 में। नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर आर द फर्स्ट एंड सेकंड SDG। नो पॉवर्टी और जीरो हंगर क्या है, SDG 1 और SDG 2 है। SDG 2 क्या है, जीरो हंगर है। SDG 1 नो पॉवर्टी, मतलब जीरो पॉवर्टी की बात हो रही है। आउट ऑफ 100 अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020-21, आउट ऑफ 100 पॉइंट सेट फॉर ग्रेड ऑफ अचीवर, 100 पॉइंट रखा गया था, उसमें से क्या, इंडिया स्कोर 60 रिफॉर्मर ग्रेड स्कोर 50 to 60, मतलब 60 एवरेज रखा गया था, जिसमें 50 और 64 के बीच में इंडिया ने 60 अचीव किया। फॉर नंबर ऑफ पॉवर्टी फॉर नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी के लिए, मतलब कोई भी गरीबी के लिए, कोई भी गरीबी नहीं हो उसके लिए। एंड 47 एस्पिरेंट ग्रेड स्कोर 0 to 49, ग्रेड का नाम रखा गया है, तो उसमें से 47 एस्पिरेंट ग्रेड है, एक 0 से 49 तक, उसमें क्या है, इंडिया ने 47 फॉर जीरो हंगर के लिए। विथ वाइड स्टेट लेवल वेरिएशन, इंडिया स्कोर इन SDG ऑफ 8, 9, 12 डिसेंट वर्क, 8वीं जो डिसेंट वर्क के लिए, 9वीं क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, और 10वीं क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लिए है। 8वीं क्या है, डिसेंट वर्क, हमें अच्छा कार्य करने के लिए बनाई गई है, और 9वीं क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें से इंडस्ट्री आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। और जो 12वीं है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, क्या होना चाहिए, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से खर्च करना चाहिए और उसको उत्पाद करना चाहिए रिस्पेक्टिवली। कंसिडर्ड फॉर वर्किंग आउट प्लेनेटरी प्रेशर आर 61 परफॉर्मेंस, 55 परफॉर्मर एंड 74 फ्रंट रनर्स रिस्पेक्टिवली। कंसिडर फॉर वर्किंग आउट, जो भी PHDI उसमें से 61 परफॉर्मर्स हैं, 55 परफॉर्मर हैं एंड 74 फ्रंट रनर्स रिस्पेक्टिवली हैं। बेटर अवेयरनेस ना हो, मुंह सूख जा रहा है, सॉरी, थोड़ा पानी पीते हैं। बेटर अवेयरनेस नाउ, देयर आर वाइड गैप इन मैनेजिंग द इन्वायरमेंट। यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को मैनेज करने के लिए काफ़ी गैप है। द चिपको मूवमेंट 1973 में हुआ था इन उत्तराखंड, एंड द साइलेंट वैली मूवमेंट इन द लेट 1970s। जो साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था 1970 में, वो भी अंत में। इन केरला वाल आर टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन मॉडर्न डेज पीपल मूवमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। यही दोनों जो हैं मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में, दो आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली मूवमेंट। किसके लिए, प्रोटेक्शन, किसके लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। सब्सिक्वेंट दैट इन इंडिया इंस्पायर्ड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। तो और जिसके कारण क्या हुआ, इंस्पायर होकर 50 सालों में और भी इन्वायरमेंटल के लिए मूवमेंट जारी किया है इंडिया ने। Subsequently, there is now widespread awareness about the environment and several initiatives both the level of the government and the community। अब बोला जा रहा है कि there is subsequent, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अवेयरनेस फैलाना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए
एंड सेवरल इनिशिएटिव बोथ गवर्नमेंट लेवल पर और कम्युनिटी, मतलब जो भी कम्युनिटी बनती है गांव में उन पर, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा। However, standalone environment safeguarding actions are not sufficient to navigate an Anthropocene. However, हालांकि जो स्टैंड अलोन अकेले ही हम अगर सोचें कि सेफगार्ड किसके द्वारा, इन्वायरमेंटल को, मतलब पर्यावरण को सेफ कर सकते हैं, एक्शंस आर नॉट एफिशिएंट टू नेविगेट द एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन मतलब होगा कि जो मानव, जो हम लोग जिस युग में हैं, मानव युग में, उसमें जो भी मानव एक्टिविटीज़ करता है उसकी बात की जाए। यहाँ पर देखो एंथ्रोपोसीन के मतलब समझा रहा है, अनऑफिशियल यूनिट ऑफ जियोलॉजिक टाइम टू डिस्क्राइब द मोस्ट रिसेंट पीरियड इन द अर्थ हिस्ट्री, when human activity started, when human activity started to have a significant impact on the planet climate and ecosystem। ये तब की बात, एंथ्रोपोसीन का वो युग है जब मानव ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और इस पर किस पर प्रभाव पड़ने लगा, प्लेनेट पर, क्लाइमेट चेंज पर और इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ने लगा, उसको हम एंथ्रोपोसीन युग बोलते हैं। यह एक युग है। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर interdependencies of earth system processes including social process and their relationships are non-linear and dialectic। यह हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए और स्थापित करनी चाहिए कि देयर आर इंटरडिपेंडेंस ऑफ द अर्थ सिस्टम पर हम लोग क्या है, सामाजिक प्रोसेस जो भी हो रहा है वो सब क्या है, एक जुड़ा हुआ है, कोई अलग से नहीं है। एंड डायलेक्टिक, देयर आर, और मतलब अलग नहीं है, यहाँ पर डायलेक्टिक मतलब अलग नहीं है और नॉन लीनियर नहीं है। देयर फोर द सेंट्रल चैलेंज इज टू नेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इनटू द इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर buildings on a systematic approach to nature based solution that put at the core। therefore the central challenge क्या है, केंद्र चैलेंज क्या है एक, कि हमें अब क्या करना चाहिए, जो भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है और सोशल और इकोनॉमिक तरीके से भी, मतलब समाज में और आर्थिक तरीके से, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण पर मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहिए। लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट, लोकल लेवल मतलब ज़मीनी स्तर पर लोगों के इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब तक तो इस वाले में बात हो रही थी कम्युनिटी की और गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पर अब पर पर्सन को क्या करना चाहिए उसकी बात होगी। इट इज़ नाउ एसेंशियल टू कंसिडर पीपल एंड द प्लेनेट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम। अब हम लोगों को मतलब समझ जाना चाहिए, सभी लोगों को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक ह्यूमन को, कि आदमी, हम स्वयं और प्लानट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही है, एक ही से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन आइसोलेशन एनीमोर। सामाजिक और पर्यावरण की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से नहीं कर सकते, एक ही साथ अगर करना होगा। एन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी, और इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत पर्सपेक्टिव, नज़रिया रखना चाहिए। क्या अनिवार्य है, कि मतलब नेसेसरी मतलब अनिवार्य होगा, एक एकीकृत नज़रिया से ही हम समाज और इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी दिक्कतें को। दिस कैन बी कंसीव्ड एंड एड्रेस्ड एट द लोकल लेवल। यह केवल क्या, कैसे हो सकता है, यह एक, दिस कैन बी कंसीव्ड, इसको कल्पना की जा सकती है, एड्रेस एट द लोकल लेवल, लोकल मतलब जमीनी स्तर पर ही किया जा सकता है। विच इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें क्या 73rd अमेंडमेंट में हुआ था ग्राम पंचायत के बारे में, और 74 अमेंडमेंट हुआ था नगर पंचायत के बारे में, जो भी संविधान में संशोधन हुए थे इसमें होगा। द रिमार्केबल advance in earth system science and sustainability research along with enabling technology of remote sensing
and geographic information system help to document and explain the impact of human activities at the ground level and stimulate new interdisciplinary work in decomposing the natural एंड सोशल साइंसेज। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी से जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि किसमें मतलब अगर जैसे होता है किसानी खेती होती है तो उसको मिट्टी भी चेक होती है। अब हमको ये भी पता चल जा रहा है कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी। ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी क्या ही कमाल है। दे आल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव लाइफ। और जो भी ये टेक्नोलॉजी हो रही हैं वो हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि हम लोग कहाँ से मतलब जैसे कि आरओ होता है तो उसमें हम लोग पानी का वो वाटर का वो देख लेते हैं कि कितना क्वालिटी है, कैसी पानी की क्वालिटी है। और चाहे इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम लोग दूध का देख लेते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम उसकी शुद्धता देखते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं तो हमें पता उससे क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अ इंसाइट इनटू हाउ टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव लाइफ। और यह सब जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमें क्या करेगी, सहायता करेगी। मिटिगेट मतलब कम करना, इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव द लाइफ और लाइफ को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रीओरिएंटेशन ऑफ द planning process, adoption of decentralized approach. What is required is a reorientation ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। जो भी अब हमें क्या ज़रूरत क्या है, किसकी है, रीओरिएंटेशन मतलब एकीकृत होना चाहिए। ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं क्रियान्वित करने के लिए उसमें हम क्या करना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। एडॉप्टेशन ऑफ ए डिसेंट्रलाइज अप्रोच, और हमें क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज अप्रोच करना चाहिए। जैसे ये सेंटर है तो इधर जाना चाहिए, हमें इधर से सेंटर सरकमफ्रेंस से इधर नहीं आना, सेंटर की तरफ नहीं आना है। अब हमें हर तरीके से सोचना चाहिए, हर तरीके से काम करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है इधर सेंटर से दूर, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे सरकमफ्रेंस से सेंटर की ओर। अप्रोच अ प्लान फॉर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, और एक प्लान बनाना चाहिए किसके लिए, प्रॉपर संस्थागत तरीके से अरेंजमेंट करें। एंड स्टेप टू इनेबल पॉलिटिकल डिसीजन, और हमें अच्छे मतलब इन्वायरमेंट को रख कर ही पॉलिटिकल डिसीजन लेने चाहिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा जो जिन्होंने लिखा है इनके बारे में जानते हैं। श्री कुमार चट्टोपाध्याय इज ए जियोग्राफर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, नेशनल फेलो एट द गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन गिफ्ट GIFT, एंड ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक जियोग्राफी ऑफ केरला। इनकी एक रिसेंट बुक आई है जियोग्राफी ऑफ केरला। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे। आज काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया जिसकी वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स मीट टू